वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नोटिफिकेशन हो चुका। जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात भी हो गई, मुबारकबाद भी दे दी और 26 तारीख के लिए प्रेसिडेंट हाउस से जो है सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया है कि हमें मेहमानों की लिस्ट प्रोवाइड की जाए ताकि हल्फ लिया जाए और वहां पे प्रोग्राम हो सके हल्फ का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अब हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस किधर जाएगी जब वो एक ऐसी बात फैला रहे हैं कि शायद ये याहिया अफरीदी साहब हल्फ ना लें, लेकिन ये तो सब कुछ तय हो चुका। मेरे ख्याल में जब मीटिंग हो रही होगी तो उनकी कंसेंट के बगैर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो इदारे हैं या हल्का है सियासी हल्का याहिया अफरीदी की कंसेंट के बगैर उनको अनाउंस किया जाता। ये तो बड़ी सुबकी वाली बात है। अगर वो ना एक्सेप्ट करते तो ये पूछते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पॉलिटिकली भी बड़ा वो उनके पास पॉलिटिकल नॉर्म्स को समझते हैं और हमेशा जब भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो प्रोग्राम में आते हैं। मुबीन काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी काजी साहब, एक तो जाहिर है हम बातों से बातें तो निकलती रहेंगी, लेकिन स्मूथली एक ट्रांजिशन होने जा रही है। एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं और एक नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं। वो सब स्पेकुलेशंस जो अफवाह साज फैक्ट्रियां थी कि काजी फाइज ईसा नहीं जा रहे और अनारकी फैलने का खतरा था, क्या वो जस्टिस जो याहिया अफरीदी के नए चीफ जस्टिस बनने से, उनकी तैनाती से, क्या वो खतरात टल जाएंगे जो हमें नजर आ रहा था कि अगर काजी साहब को रख लिया जाता तो? जी देखिए, वो तो शुक्र किया है पूरी कौम ने भी और खास तौर पे हमारी उर्दू कम्युनिटी ने खुदा का शुक्र अदा किया है कि काजी साहब से हमारी जान छुटी है। अच्छा, क्योंकि जो तारीख में कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस अगर आप देखेंगे, मुतनाज़ा फैसले होते रहे, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस को एट्रीब्यूट होते रहे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में किसी एक सिंगल जज को कि इतने ज्यादा फैसले मुतनाज़े नहीं हुए होंगे। तो वो जो कुछ उन्होंने किया है, वो आगे चीजें भी आपके सामने, उनके जाने के बाद ज्यादा लोग खुल के बोलेंगे, ज्यादा चीजें आएंगी सामने। लेकिन शुक्र है कि वो गए हैं और ये अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी इस चीज की मैं तो शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो वो एक फैसला करने जा रहे थे एक इंडिपेंडेंट आईनी अदालत का, उसको नहीं किया। और इवन वो इंडिपेंडेंट आईनी अदालत का भी कोई इतना बड़ा इश्यू ना होता अगर उसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के नॉमिनेशन के का तरीकेकार पूरा ना तय किया चांसेस ना होते। तो वो शुक्र है कि उससे पूरी कौम की और पूरा कौम बच गया है और हुकूमत ने ये शायद सैनिटी प्रिवेल के किसी एक ऐसी मुतनाज़े शख्सियत को जो इतनी मुतनाज़े हो चुकी हो पाकिस्तान में भी, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी, कि उससे कम उस तरफ नहीं गए। और जो ये मौजूदा है, और फिर इसी तरह जिस तरह था कि डिस्प्यूट कि शायद तीनों को बाईपास करके जैसे अमीनुद्दीन खान को लाया जाएगा तो उससे भी शायद क्राइसिस ज्यादा पैदा होता। तो मेरे ख्याल उन्होंने अवॉइड किया है, काफी सेंसिबली मूव किया है कि क्योंकि याहिया चीफ जैसे जो है इनकमिंग जैसे याहिया अफरीदी इज ए वेरी डिसेंट पर्सन और बड़े सोफिस्टिकेटेड है, नफीस आदमी है, बड़े धीमे मिजाज के हैं और कंपोज्ड हैं, बहुत धीमे अंदाज में बात करते हैं, ना वो रूड है ना मिसबिहेव अदालतों में करते हैं काजी फाइज ईसा साहब की तरह। तो वो जो है ही वुड बी ए सक्सेसफुल जज। और मेरे ख्याल उन पर वो जो ये बातें आ रही हैं कि शायद वो रिजाइन करें, और वो रिजाइन तब करते जब वो किसी इखलाकी बुनियाद पर कहते हैं कि जी मैं इस चीज को इशू तो नहीं कर रहा हूं और उनकी जगह कोई दूसरा उसी हिसाब से आ सकता। तो मेरे ख्याल उनको जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी और जस्टिस मुनीब ने, उन्होंने भी रोका होगा उनको कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना कीजिए, ताकि आप रहें तो फिर बेहतरी है। क्योंकि अगर इन टॉप के 3 को बाईपास करके और फिर 5वीं सतह पे जाया जाता तो बहुत मुतनाज़ा सिचुएशन हो जानी थी और वकला ज्यादा रिजेंटमेंट करते शो। लेकिन अब शायद वकला भी अपना फैसला ठीक है। जो अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि देखें, अगर हम जस्टिस मुनीब को चले पॉलिटिकल जज मान लेते हैं, दोनों तरफ से उनके ऊपर सवालात उठ रहे थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो एक बड़े पाए के जज थे। उनका एक
एकेडमिक जो एक कैरियर है वो भी बड़ा वंडरफुल था, मैं ये कहूंगा। उनके तमाम मामला जो हैं वो बहुत अच्छे थे, उनके केसेस के फैसले भी जो थे वो रिमार्केबल हैं। और लेकिन हैरानगी इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि वो भी जो है वो पीटीआई के बानी के सब्ज कदम होने की पादाश में उनकी बलि चढ़ गई। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है जस्टिस मंसूरी शाह साहब के चीफ जस्टिस ना बनने का। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत नफीस आदमी है और ही इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उनकी जजमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दी है आवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए। उनका इमरान टवाना के केस की जजमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी के लिए, अवाम का पैसा एक प्रॉपर तरीके से खर्च करने पे, और अब इंतजामिया के आर्बिट्रेरी डिसीजंस को रोकने के लिए, इवन जुडिशरी के आर्बिट्रेरी डिसीजंस को रोकने के लिए उन्होंने बहुत स्टैंड लिए। उन्होंने जहां को गलत इशू इवन वुकला का भी हो, उन्होंने बड़ा फर्म स्टैंड लिया वुकला के अगेंस्ट भी। तो वो, और उन्होंने बड़ी जो है वो एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम में पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल काजी मंसूरी शाह साहब का रहा है। और उन्होंने बड़ी ढेर सारी रिफॉर्म्स लाहौर हाई कोर्ट में भी की। इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते थे कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ढेर सारी लेकिन क्या वो ट्रैप हुए? सर मुझे बहुत बड़ा काम किया था। नहीं, मुझे बताइए कि आपको लगता नहीं है कि ये जो उनको मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जी हुकूमत को भी उनसे कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो बहुत बेहतरीन जज थे। लेकिन जो ही ये स्पेशल सीटों का एक ऐसा फैसला आया कि प्रेयर कुछ और थी और दे कुछ और दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगी थी सीटें और दे पीटीआई को दी गई, और अब वो भी अमेंडमेंट हुई है कि जी अब जो प्रेयर जो मांगा जाएगा वो ही अदालत दे सकेगी, उसके बाहर नहीं जाया जाएगा। जी मेरा ख्याल है कोई नेटवर्क इशू है काजी साहब का, लेकिन काजी साहब चूंकि मौजूद हैं हमारे साथ। और तो वो हाँ जी 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 पूरी कौम ने देखा कि जिस तरह से वो बल्ले वाला फैसला है और जिस तरह से निशाना बाद में जिन्होंने बल्ले वाला फैसला किया वो खुद भी कहते थे हमारी तो इंटेंशन ये नहीं थी, हमने तो ये नहीं कहा था। आप इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया, वो गलत इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रेट किया। तो जो वो बैठ के देखते रहे कि इलेक्शन कमीशन गलत हो रहा है, यूं तो वो एक एक लेटर भेजते हैं। काजी फायद ईसा साहब रोज कोई ना कोई चिट्ठियों में सबसे मशहूर थे, इतना बड़ा तो कोई चिट्ठी जज कोई भी नहीं बना पाकिस्तान की तारीख में। वो तो यूएस यूके की हाई कमीशन के भी वजाहत के लिए अपनी चीज देते थे। तो वो इतनी देर क्यों खामोश रहे, उन्होंने क्यों कोई वजाहत का लेटर नहीं जारी किया, जबकि उनको बाकायदा बताया गया था कि सर आपके जजमेंट का इफेक्ट ये आएगा कि हम रिजर्व सीटों का इशू आएगा। तो कहते हैं कोई नहीं इशू आएगा, और उसके बाद कहते हैं ये आपने फैसला फिक्स क्यों नहीं कर लिया। उन्होंने तो आखिरी दिन डिसीजन दिया जिस दिन कागजात नामजदगी वाला स्टेज गुजर गई, इलेक्शन सिंबल वाली स्टेज गुजर एंड टाइम पर थी, उसका डिसीजन दिया, और वो साफ नजर आता है। इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जो है तासुब का इल्जाम लगाते हैं, और वो फैसले को आप चेक नहीं कर सकते। मंसूरी शाह साहब का जो फैसला है, लेकिन जब आपको इंसाफ करना है, सारी चीजें सामने थी। आपको कमिश्नर पिंडी का भी स्टेटमेंट नजर आता है, और उन्होंने सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम नहीं लिया था, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी नाम लिया था। तो ऐसी सूरत में अगर किसी ने सर आप क्या होगा एक फैसला किया है, आप बताएं जरा क्या होगा। उनको सिर्फ उनके लिए आईनी तरमीम कर दी कि ऐसा शख्स ना आ जाए जो इतना इंडिपेंडेंट हो कि वो आइन की इतनी लिबरल इंटरप्रिटेशन कर सके। ठीक है, तो यहां पर देखिए यूएस में जस्टिस मार्शल आए थे जिन्होंने पूरी हिस्ट्री चेंज की थी, उन्होंने इतना डायनेमिक डिसीजन देके, और इसी तरह लॉर्ड डेनिंग्स इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर आए थे। तो अगर जब हमारे यहां पे जैसे कोई ऐसी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी का डिसीजन आता है और टू सिक्योर दी टू डू कंप्लीट जस्टिस का आता है, तो फौरन हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन आप भी मैं इसमें जो मौजूदा अमेंडमेंट हुई है उसमें से मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालता हूं, मैं उसका रोशन पहलू से उसको देखता हूं। तो शायद आर्जी तौर पर इस वक्त वुकला को तकलीफ जरूर हो कि ये बदनीयती की बुनियाद पर यह आईनी तरमीम की गई है और पर्सन स्पेसिफिक मंसूरी शाह साहब को डिप्राइव करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली
जिन्होंने ये अमेंडमेंट की है, आप देखिएगा वो इसके बाद पछताएंगे कि हमने क्या किया। तो इसके बाद जिस तरह से कंट्रोल 1% कंट्रोल हो जाता था, एक चीफ जस्टिस कंट्रोल हो जाता था और एक ही जगह से नॉमिनेट होता था, अब वो सब कुछ नहीं होगा। इसलिए कि आज जो जज है, पहले जो जजेस हुआ था अपनी सीनियरिटी के साथ ही उनको अंदाजा हो जाता था कि सीनियरिटी वाइज फलाने साल में मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, सही। तो वो फिर अपनी मनमानी करते थे कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कोई मनमानी नहीं करेगा क्योंकि उसको यह पता होगा कि मैं अगर आज किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फेवर दूंगा, मुझे नहीं पता कि जिस वक्त मेरा सीनियरिटी का चीफ जस्टिस बनने का टाइम आएगा गवर्नमेंट किसकी के लिए, कि उस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी, लिहाजा वो अपना तमाम करियर मोहताज होकर चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त बात की है आपने। अच्छा, अब मुझे बताएं कि बुशरा बेगम को आज तोशाखाना केस 2 में जो है जमानत मिल गई है। 10-10 लाख के मुचलके जो हैं वो कहा गया है दाखिल करवाने के लिए। तो आपको लगता है कि उनकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि 9 मई के कुछ केसेस भी उनके ऊपर डाले गए हैं, दीगर कुछ केसेस, या ऐसा कोई केस निकल आए जो अभी तक मंजर आम पे नहीं है? आपको लगता क्या है कि ये जमानत जो है अब वो बाहर आ जाएंगे इससे? पाकिस्तान में तो हिस्ट्री है विक्टिमाइजेशन की हर स्टेज पे, और जब होता है यूं ही होता है कि किसी ने आपने फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी पलंग चोरी करने का भी मुकदमा बना है, मोटरसाइकिलों के मुकदमे बने हैं। फवाद चौधरी का नहीं, फवाद चौधरी का तो लगता है, सुने, फवाद चौधरी का तो लगता है काजी साहब के वो शायद चीफ जस्टिस जो उसके चचा थे उसके रिटायरिंग रूम का पलंग चोरी करके ले गया हो। उसका तो कोई पता नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, कुलीग भी है, ठीक है, इज वेरी लाइवली पर्सन, और जो है बड़ा डायनेमिक किस्म का पर्सन है, और वो जो कुछ उसके साथ भी हुआ इंशाल्लाह वो, लेकिन उससे हिम्मत नहीं आ रही, वो इज कंटिन्यूअसली फाइटिंग, और वो इन है अभी भी। देखें, वो खबरों में भी इन है, हर जगह इन है, आपसे भी हमने उसके बारे में कमेंट्स बिल्कुल ठीक है सर। तो अच्छा, तुसी याद दसो पीटीआई का केड़ा बंदा है नहीं हैगा? पाकिस्तान की तारीख में शायद बेनजीर साहिबा के अलावा हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि ख्वातीन के खिलाफ ऐसे केसेस हो, क्योंकि उस वक्त जब बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ था, उनको डिटेन किया गया था, उस वक्त वो वाले कानून नहीं थे जो पाकिस्तान में बन चुके थे, जो विमेन राइट्स के बारे में प्रोटेक्शन आ चुकी हुई थी, जो विमेन की अरेस्ट के बारे में और विमेन की बेल्स ग्रांट होने के ऑर्डर्स के बारे में जितनी जजमेंट और जो लॉ आ चुका हुआ सही। तो ऐसी सिचुएशन में जो कुछ उनके साथ हुआ है, और न सिर्फ उनके साथ नहीं बाकी ख्वातीन के साथ भी हुआ है, वो बहुत बड़ी ज्यादती है, गैर कानूनी है, गैर आईनी इकदाम है, और अगर आप चीज करते रहे तो देखें मुकाफाते अमल तो होता है। जिन लोगों ने एक दफा ये काम किया है, ये एक आखिरी सवाल, तो अब करेंगे तो आइंदा में फेस करेंगे। ये तो लोगों को अकल आनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब वकला तहरीक की क्या, वकला तहरीक का क्या फ्यूचर है? वकला तहरीक का क्या फ्यूचर है? मेरे ख्याल जस्टिस याहिया अफरीदी की अपॉइंटमेंट के साथ शायद वो ना की जाए और वो इस तरह की कोई सब किस्म की तहरीक ना स्टार्ट हो सके। और अगर इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में भी अगर उन्होंने सीनियर को ही जैसे मंसूर अली शाह साहब को और या मुनीब साहब को कंसिडर किया कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के लिए भी, तो शायद फिर वो बाकी भी चीज असर खत्म हो जाए। जस्टिस मुनीब इज ऑल्सो वेरी गुड, उनके बारे में बड़ा गलत तासुर है। वजह यह कि वो कानून जानता है सब वो शख्स, वो उसकी आप जजमेंट्स पढ़ें, उसके आप उनके आप जो लाइव इंटरव्यू में देखते रहे, जब आप उनके क्वेश्चंस देखें, ये ना देखें कि वो क्वेश्चंस से किसी को तकलीफ हो रही है या किसी के वो मर्जी के मुताबिक नहीं है, उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस और लॉजिक देखें जो, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की जिन जिन प्रोविजंस को पकड़ के वो पॉइंट आउट करते हैं, वेरी कॉम्पिटेंट जज। उनको भी इस किस्म के इल्जाम लगाना जो है वो उनको किसी के साथ पार्टीजन करना के। ठीक है काजी साहब, बहुत शुक्रिया। कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, वक्फा लेते हैं जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो मजीद जितना भी प्रोग्राम का वक्त बचा है हम कोशिश करेंगे कि हम हुकूमती जो स्टांस है वो भी हासिल कर सकें और उस पर भी गुफ्तगू कर सकें। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा।